सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में 3 टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहला है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, देखेंगे यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी पार्क, देखेंगे आखिर किस कारण से बायोडाइवर्सिटी पार्क चर्चा में बने हुए हैं। वहीं जो तीसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे असम गैस रिसाव पर, और इन तीनों ही खबरों को हमें एक एक करके विश्लेषित करना है। उससे पहले थोड़ा पीडीएफ के संदर्भ में एक सूचना कि हमारा भी प्रयास यही रहता है कि पीडीएफ हम जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएं, लेकिन लॉकडाउन के कारण सभी लोग अपने घरों से कार्य कर रहे हैं और इसके वजह से हम सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करके बहुत जल्दी आप तक पीडीएफ नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसका हमें खेद है, लेकिन साथ ही साथ आप मजबूरी को भी समझ सकते हैं, इसलिए सहयोग की भी आपसे गुंजाइश है। लेकिन हाँ, पीडीएफ आपको जरूर मिलेगा, ये हमारा आपका भरोसा है। तो आप कम से कम एक दिन के बाद जरूर एक बार जो है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर, जो भी आपको पीडीएफ देखना उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक देख लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। निःशुल्क होता है, कोई हमारा उद्देश्य नहीं है कि विलंब करके आपसे चार्ज ले। बस क्या है कि चीजें लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा बहुत सिस्टमेटिक नहीं हो पा रही, उसके वजह से यह दिक्कत आ रही है। बाकी जो लोग पहले से जुड़े हैं वो लोग जानते ही होंगे कि हमारा उद्देश्य यही है कि आपकी हर फरमाइश को हम पूरी करें जो कि लॉजिकल हो। खैर, आइए एक एक करके हम तीनों खबरों को विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। एक नाम है न्योंजो क्योक्रेली। तो न्योंजो क्योक्रेली के द्वारा क्यूएस अर्थात क्योक्रेली सेमंड्स एक कंपनी है, इसका गठन 1990 में किया गया था। वैश्विक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह कंपनी काफ़ी फेमस है और यह प्रति वर्ष जो है कि एक रैंकिंग निकालती है जो कि वर्ल्ड की लीडिंग यूनिवर्सिटी के संदर्भ में होती है, और इसी का नाम है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो ध्यान दीजिए, इसकी जो स्थापना कब हुई थी वो आपको याद रखना है, किसके द्वारा की गई थी यह याद रखना है, और ये किस लिए काम करती है। यह वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग प्रदान करती है और इसकी रैंकिंग को काफी मान्यता प्राप्त। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी 2021 जो है कि रैंकिंग का ये जो टाइटल है यह प्रकाशित हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि यह तो समय चल रहा है 2020 का, लेकिन यह क्या होता है अगले ईयर के लिए रैंकिंग आती है। अर्थात यह इसमें कुल मिलाकर ये होता है कि एजुकेशन के क्षेत्र में क्या है कि अगर आप अभी एडमिशन लेंगे या अभी एडमिशन लेने का प्लान करेंगे तो आपका जो एडमिशन होगा वह क्या होगा नेक्स्ट सेशन में होता है। तो दरअसल इसी की तरह से यह जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आती है, आई तो 2020 में है लेकिन इसका नाम 2021 रखा गया है, अर्थात एक वर्ष आगे यह चलती है। और यह जो रिपोर्ट आती है प्रत्येक एक साल पर आती है, अर्थात हर साल इसको प्रकाशित किया जाता है। कई जगह पे मैंने इसको लिखा देखा कि यह 6 माह पर आती है, तो यह ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रत्येक एक साल में एक ही बार यह आती है। इसमें क्या किया जाता है कि विश्व की 1000 वैश्विक संस्थानों का अर्थात लीडिंग यूनिवर्सिटी को शामिल करके रैंकिंग प्रदान की जाती है, और वर्तमान में भी ऐसा ही किया गया है। भारतीय संस्थानों की संख्या जो पहले 23 थी, अब विश्व की 1000 लीडिंग यूनिवर्सिटी में इनकी संख्या में 2 अंकों की गिरावट हुई है और वो 23 से घटकर 21 हो गई है। अब देखिए कि इसको हम क्या कर रहे हैं इंडिया के संदर्भ में थोड़ा पहले समझ लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कैसे इस रैंकिंग में अमेरिका का दबदबा। तो कुल मिलाकर 1000 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में भारत के कितने यूनिवर्सिटीज हैं? आपके 21 है। इस रैंकिंग के अनुसार आईआईटी बॉम्बे अर्थात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बना हुआ है। लेकिन इस बार की जो इसकी रैंकिंग आई है वर्ल्ड के लीडिंग इंस्टीट्यूट में, वह है 172, अर्थात इसकी जो रैंकिंग लास्ट ईयर की थी जो कि 152 थी, उसमें गिरावट हुई है। और यह गिरावट छोटी मोटी गिरावट नहीं है, यह 20 अंकों की गिरावट है। अर्थात जो आपकी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 आई थी उसमें इसका स्थान 152वां था, जो कि अब 172 पर शिफ्ट हो गया है। इस तरह से 20 अंकों की गिरावट इसमें आई है। मैं बताऊंगा गिरावट का कारण क्या है, ये भी बताऊं।
कुछ अन्य संस्थान, उनकी भी रैंकिंग आप देख लीजिए। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो है कि इसका जो है कि 185 रैंक है। साथ ही साथ आईआईटी दिल्ली 193 है, आईआईटी मद्रास 275, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, अर्थात जो हमारे यहाँ के आईआईटी जो सबसे अच्छे यूनिवर्सिटीज के रूप में माने जाते हैं, उसमें भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के साथ इस यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में हम नज़र नहीं आते। भारत के संदर्भ में केवल आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी हैदराबाद की रैंकिंग में सुधार हुआ है, अदरवाइज जो है कि या तो वो उसी पोजीशन पर रहे या फिर उनमें कमी आई है। जैसा कि मैंने आपको आईआईटी बॉम्बे के संदर्भ में बताया, 20 अंकों की गिरावट हुई है। आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग में 10 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है, और यह आईआईटी दिल्ली जो 193 पोजीशन पर था, आप 10 अंकों की गिरावट को समझ सकते हैं। इसका मतलब 183 से हम 193 पर पहुंच गए हैं। आईआईटी हैदराबाद इस रैंकिंग के 1000 विश्वविद्यालयों की सूची में पहली बार शामिल हुआ है। वहीं विट्स पिलानी और बेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसे संस्थान इस सूची से क्या हो गए हैं, बाहर हो गए हैं। अब देखिए हमने ये क्या पता चला, हमें जो विट्स पिलानी है यह काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, वह 1000 विश्वविद्यालयों की सूची में अपना इस जगह नहीं बना पाई है। ठीक इसी तरह से बेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल नहीं हो पाया। आईआईटी बॉम्बे, भारतीय विज्ञान संस्थान और आईआईटी दिल्ली ही विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं, और यह किसी भी तरह से हमारे लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को भारत में सबसे अच्छा रिसर्च करने वाले यूनिवर्सिटी के रूप में इसको दर्ज किया गया है। यह ध्यान रखिएगा, इसमें आईआईटी बॉम्बे नहीं है। भारतीय विज्ञान संस्थान अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को क्या किया गया है, सबसे अच्छे रिसर्च के लिए जो इस यूनिवर्सिटी के रूप में इसको दर्ज किया गया। जो प्रथम 3 स्थान है उस पर अमेरिका है, और अमेरिका की जो एमआईटी है अर्थात मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय को दूसरा और हार्वर्ड विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अब आप कहेंगे कि यह ठीक है, रैंकिंग ठीक है, पहले यह बताइए किन आधारों पर इसको बनाया जाता है। तो देखिए यह जो रैंकिंग दिया गया है 1000 विश्वविद्यालयों का, जिसमें से अग्रणी 200 विश्वविद्यालयों में सिर्फ हमारे 3 विश्वविद्यालय हैं। हालांकि हमारे यहाँ लोग इस पर भी गर्व कर रहे हैं कि कम से कम 3 विश्वविद्यालय तो हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसको बहुत अच्छा और होना चाहिए था। यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग दी जाती है वह दी जाती है अकादमिक रेपुटेशन अर्थात उसकी साख कैसी है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन अर्थात वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं, चाहे उसमें टीचर हो या फिर स्टाफ हो, उनकी छवि कैसी है, साइटेशन फॉर फैकल्टी अर्थात वहाँ पर जो भी रिसर्च वगैरह जो पेपर वगैरह होते हैं उनके लिए फैकल्टी किस तरह से है, फैकल्टी एवं स्टूडेंट का अनुपात अर्थात एक टीचर पे कितने विद्यार्थी हैं इसका अनुपात, इंटरनेशनल फैकल्टी कितनी किस यूनिवर्सिटी में जो है कि आती हैं और अपना प्रेजेंटेशन देती हैं, इंटरनेशनल जो स्टूडेंट होते हैं अर्थात दूसरे देशों के स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी खास में कितना दाखिला लेते हैं, कितनी उनकी रुचि रहती है, और इंटरनेशनल फैकल्टी कितनी आती हैं, और साथ ही साथ इनके और जो आधार हैं इनके आधारों पर क्या किया जाता है, यह प्रदान किया जाता है। अब थोड़ा सा भारत के संदर्भ में देखिए, तो भारत के संदर्भ में एक चीज़ आप समझते हैं कि फैकल्टी और स्टूडेंट का अनुपात को लेकर जो है कि हमारे यहाँ खासी समस्या रहती है, उस पर हम ध्यान नहीं देते। इंटरनेशनल स्टूडेंट का रेशियो अगर कुछ विश्वविद्यालयों को छोड़ दिया जाए तो जो तथाकथित राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं, केंद्र के विश्वविद्यालय होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा आपको दिखाई नहीं देंगे। ठीक इसी तरह से हमारे यहाँ जो रिसर्च का लेवल है वो बहुत अच्छा नहीं है, और इन सभी कारणों से हमको रैंकिंग क्या हुई है, हमारी प्रभावित हुई है। भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान के संदर्भ में इस रैंकिंग में यह या इस कंपनी के द्वारा यह कहा गया है कि यह मोस्ट स्ट्रांगली काम करते हैं अर्थात बहुत क्षमता से कार्य करते हैं, लेकिन अपनी रैंकिंग को यह इंप्रूव नहीं कर पाए क्योंकि जो बेसिक डिमांड है यूनिवर्सिटी को फुलफिल करने की वह पूरी होती हुई दिखाई नहीं देती। अब हुआ क्या है कि यूनिवर्सिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारतीय यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग है वो खराब हुई है। उसके पीछे कारण ये है कि इनके जो मानक हैं वो काफ़ी कठोर हैं। कठोर का मतलब इन द सेंस कि एक टीचर पर कितने स्टूडेंट होना चाहिए, पेपर प्रेजेंटेशन का क्या तरीका होना चाहिए, रिसर्च का क्या तरीका होना चाहिए, और पेपर प्रेजेंटेशन के बाद की प्रक्रियाएं कौन सी होती हैं, स्टूडेंट और टीचर के बीच का कॉम्बिनेशन कैसा है, वहाँ पर कितना स्टाफ है, फंडिंग है, बहुत सी चीज़ों को लेकर क्या करते हैं जो एकदम कठोर रवैया अपनाते हैं।
और भारत में आपको इस चीज़ का पता है कि हम इन सब चीज़ों में बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। जो आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट है उसमें तो ठीक ठाक कुछ कंडीशन दिखाई देती है, अदरवाइज जहाँ से आप अधिकांश स्टूडेंट पढ़ते हैं वहाँ की कंडीशन आप समझ सकते हैं। भारतीय संस्थानों को जो इनकी रैंकिंग में कमी आई है उसके पीछे का कारण एक और है कि हमारे यहाँ का जो छात्र और फैकल्टी का रेशियो है उसको इसने काफ़ी मॉनिटर किया है, उसको काफ़ी तवज्जो दिया है, उसमें हमने अच्छा नहीं किया है। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संकाय संबंधित अर्थात जो हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल जो है कि बाहर के देशों से चाहे गेस्ट फैकल्टी हो, टीचर हो या फिर स्टूडेंट्स का हो, उनमें हमने बहुत अच्छा नहीं किया है और 6 मापदंडों में हमें 0 अंक मिले हैं, अर्थात हमने बिल्कुल भी उसमें प्रोग्रेस नहीं दिखाई है। और इन सभी कारणों के पीछे क्या हुआ है, हमारी रैंकिंग खराब हुई है। इसके साथ साथ एक जो है कि और हमारी रैंकिंग खराब होने का कारण है कि हमारे यहाँ के जो टीचर को काउंट किया गया है वह पूर्णकालिक टीचर को शामिल किया गया है, जबकि अमेरिका और यूनिवर्सिटी में जो गेस्ट फैकल्टी हैं उनको भी इसमें जोड़ा गया है। और हमारे यहाँ क्या किया गया है, सिर्फ और सिर्फ उनको जोड़ा गया है जो पूर्णकालिक हैं, अर्थात जो हमेशा सर्विस दे रहे हैं। तो इसके वजह से क्या हुआ है कि थोड़ा सा हमारी रैंकिंग प्रभावित हुई है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है, हमें थोड़ा यहाँ पर सकारात्मक सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम थोड़ा सा इसको इस रैंकिंग को एक चुनौती के रूप में लेते हुए और इंडिया में जितना हमारे पास मैन पावर है उसको अगर हमें स्किल बनाना है तो थोड़ा सा इस यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में भी हमें काम करने की ज़रूरत है। ये कोई पहली ऐसी रैंकिंग नहीं है जो ये बता रही है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ख़राब है या हमारे जो कंडीशन है वो ख़राब है। पहले भी कई हमारे आंतरिक रूप से कई कमेटियां बैठी हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है और इसके साथ साथ वैश्विक लेवल पर कई रिपोर्टों में इसका जिक्र हो चुका है। खैर आइए बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक पर, बायोडाइवर्सिटी पार्क। भारत विश्व के सर्वाधिक जैव विविधता वाले देशों में शामिल है। जैव विविधता का मतलब है क्या है कि एक सीमित क्षेत्र में कितने पशु और कितने एनिमल पाए जाते हैं, साथ ही साथ कितने प्रकार के पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ 1 किलोमीटर के एरिया में कितने पशु कितने पक्षी हैं, ना सिर्फ उनकी संख्या बल्कि वह कितने प्रकार के पशु हैं कितने प्रकार के पक्षी हैं, इन सभी को अगर हम काउंट करते हैं तो इसी को बोलते हैं जैव विविधता, अर्थात जीवों में कितनी विविधता है, इसी को हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ कन्याकुमारी से लेकर अगर लद्दाख तक की ओर हम सफ़र करें तो आपको पता चलेगा जलवायु बदलती चली जाती है। जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ते हैं तो क्या आपको पता चलता है कि गर्मी क्या होती है, कम होने लगती है। लद्दाख में पहुंचते हैं तो गर्मी क्या होती है, बहुत ही कम हो जाती है। ठीक इसी तरह से तापमान के साथ साथ वर्षा की मात्रा भी प्रभावित करती है। होता क्या है, जहाँ पर तापमान ज़्यादा है, वर्षा ज़्यादा है, वहाँ पर वनस्पतियों का विकास ज़्यादा होता है। वनस्पतियों का जब विकास ज़्यादा होगा तो उस पर निर्भर जीवों का विकास ज़्यादा होगा, ओवरऑल जैव विविधता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यही कारण है कि जो पश्चिमी घाट का पर्वतीय क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भारत है, हिमालय क्षेत्र है और भारत के जो द्वीपीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर जैव विविधता पर्याप्त पाई जाती है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त जैव विविधता इतनी नहीं दिखाई देती जितना इन क्षेत्रों में दिखाई देती। उत्तराखंड पर हम बात करते हैं। उत्तराखंड में लगभग जो पूरा उसका एरिया है उसका 70% से अधिक एरिया पर फॉरेस्ट कवर पाया जाता है और ये अच्छे फॉरेस्ट कवर वाले राज्यों में शामिल है। फॉरेस्ट कवर से तात्पर्य है कि जो राज्य है उसके राज्य का कितने हिस्सा जो है कि वनों के अंतर्गत आता है, तो इससे संबंधित है। जहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होगा वहाँ पर जैव विविधता क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन उत्तराखंड में पर्यटन और अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण जैव विविधता को लंबे समय से यहाँ पर क्षति पहुँच रही थी और कई ऐसी खबरें आई थी। इसी क्रम में उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क खोलने की घोषणा की गई है और ये खुल भी गया है। जैव विविधता, अब प्रश्न आएगा कि बायोडायवर्सिटी पार्क या जैव विविधता पार्क क्या होता है, तो दरअसल ये वह क्षेत्र होता है जहाँ प्राकृतिक और मानवीय प्रयासों, ध्यान दीजिए दोनों प्राकृतिक और मानवीय प्रयासों की संयुक्त प्रक्रिया से वहाँ पर जैव विविधता को बढ़ाने और संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि आपके गाँव का एक एरिया है, मान लीजिए वहाँ पे बगीचा है, उस बगीचे में आपको लगता है कि पेड़ों की संख्या कम है और भी उसमें डाइवर्सिफाई उसको कर सकते हैं, बाहर से पेड़ ला सकते हैं, तो आप उसको जो है कि प्रोटेक्ट कर दीजिए, उसको घोषित कर दीजिए कि ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी पार्क है, तो मान लिया जाएगा। हालांकि इसमें राज्य सरकारों का जो नियम होता है वो लागू होता है। कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है, यहाँ पर बाहर से पौधे लाकर, जीवों को लाकर संरक्षित किया जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जीवों को लाकर ऐसा नहीं कि जैसे चिड़ियाघर में संरक्षित करते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, यहाँ पर मेन जो फोकस होता है पौधों पर होता है, लेकिन जीवों को भी लाया जाता है।
यह जो जैव विविधता जो उद्यान है, जो पार्क है, जिसकी घोषणा अभी हल्द्वानी में की गई है, यह लगभग 18 एकड़ में फैला होगा और इसमें 500 से अधिक जो है कि पौधों की प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा, कंजर्व करने का प्रयास किया जाएगा। अब ये जो 500 से अधिक प्रजातियां हैं, चूंकि उत्तराखंड का जो पहचान है वो औषधि जड़ी बूटियों के लिए है, फूलों के लिए है, ऑर्किड्स के लिए है, झाड़ियों के लिए है, तो ये सभी चीज़ों को यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अर्थात जब आप अगर कभी हल्द्वानी जाएं तो आप यहाँ पर इस बायोडाइवर्सिटी पार्क में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है उत्तराखंड में पहले बायोडाइवर्सिटी पार्क नहीं है, लेकिन वो इतने बड़े बड़े बायोडाइवर्सिटी पार्क नहीं है। बायोडाइवर्सिटी पार्क को जैसे आप करते हैं ना बोटेनिकल गार्डन, ठीक इसी तरह के होते हैं। अर्थात वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको पेड़ मिल जाएंगे देखने के लिए, उनकी पहचान मिल जाएगी, किस लिए क्या फेमस होता है, सभी चीज़ों की जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अब ऐसे ही इस पार्क में भी किया गया है कि जो कि लोग कैसे पार्क के साथ अपना जुड़ाव फील करेंगे, उसके लिए ये भी लिखा गया है कि कौन सा पौधा शरीर के किस अंग के लिए लाभदायक है, क्या यूज होता है। स्वाभाविक है अगर आप किसी पार्क में जाते हैं, ऐसी सूचनाएं आपको मिलती हैं, तो आपको न सिर्फ प्रकृति की जानकारी होगी बल्कि आप हर पौधे से एक अलग लगाव रखने लगेंगे। पार्क को क्या किया गया है, 40 सेक्शन में विभाजित कर दिया गया है। विभाजित करने का मतलब हर एरिया में कुछ खास तरह के पौधों को रखा गया है। वहां पर जाकर आप उनसे संबंधित जानकारी ले सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उसको कैसे कंजर्व किया जा रहा है ये भी समझ सकते हैं। और इससे क्या होगा, जब आप सभी पौधों के विषय में जानने लगेंगे तो आप अपने घर, अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों को भी कंजर्व करने का, संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो है कि लोगों को अवेयर करने के लिए सूचनाओं को, अर्थात कौन सा पेड़ किस लिए फेमस है, कैसे उसको कंजर्व किया गया, उसके इतिहास के विषय में, उसकी उसकी जो विशेषता, उसके विषय में बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन के साथ सजाया गया है, लिखा गया है। और जैसा कि आपको पता है कि जुरासिक पार्क जो है कि एक बच्चों में और खासकर युवाओं में भी एक बड़ा एडवेंचर का माहौल क्रिएट करता है। उनको लगता है कि जुरासिक मतलब जुरासिक फिल्म जैसी कंडीशन होगी, तो यहाँ पर भी एक जुरासिक पार्क बनाया गया है और साथ ही साथ एक संग्रहालय भी बनाया गया है। ये जितनी चीज़ें हैं सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि आखिर कौन सा स्टेट में बायोडाइवर्सिटी पार्क के संदर्भ में गलत है। यहाँ की जो दीवारें हैं उन पर श्लोक लिखे गए हैं, आयतें लिखी गई हैं, कविताएं लिखी गई हैं और उन सभी के केंद्र में है प्रकृति का प्रेम प्रकट करने वाले संदेश देना। और जब आप जाएंगे कोई एक ऐसा एरिया जिसमें घुसते ही आपको हर प्रकार का पेड़ के पास कुछ लिखा हो, जैसे वो अपने विषय में आपको जानकारी दे रहा हो, आप उससे क्या होंगे, जुड़ते चले जाएंगे। यहाँ पर एक बटरफ्लाई पार्क बनाने की भी तैयारी चल रही है, जिसको जल्द बन जाने की संभावना है। क्योंकि आपको पता है ये जो बटरफ्लाई होते हैं ये काफ़ी आकर्षण होते हैं, ये स्वच्छता के प्रतीक होते हैं। जहाँ पर आपने देखा जहाँ प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ से ये गायब होने लगते हैं, तो इसकी भी यहाँ पर विकास किया जा रहा है। जल्द इसको भी यहाँ पर बना लिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी स्थापित किया है, जिसकी वजह से आपको मौसम की सूचना मिलती रहेगी। और साथ ही साथ जब मौसम की सूचना आपको किसी पार्क में, बायोडाइवर्सिटी पार्क में दी जा रही है, तो उस बायोडाइवर्सिटी पार्क के महत्व को भी बताया जाएगा, जमीन जंगल के महत्व को भी बताया जाएगा और साथ ही साथ वहां पर कैसे इन चीज़ों को कंजर्व कर सकते हैं इसकी भी सूचना होगी। अब हो क्या रहा था, जलवायु परिवर्तन, आवास विखंडन और मानव पशु संघर्ष के कारण और साथ ही साथ व्यक्ति का पौधों का उपयोग करने का कारण क्या हो रहा था, उनकी संख्या सीमित हो रही थी। इसलिए ज़रूरी था एक ऐसी जागरूकता का जिसको लोग देख सकें, उसमें अच्छा फील कर सकें। देखिए जब भी किसी व्यक्ति को जागरूक करना है तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप उसको उससे थोड़ा सा जोड़ दें। और चूँकि बायोडाइवर्सिटी जो पार्क होते हैं, जब आप जाएंगे, आप जा तो घूमने रहे हैं, टहलने जा रहे हैं, लेकिन आपको उससे क्या होगा, धीरे धीरे लगाव क्रिएट होगा, क्योंकि आप उसके विषय में काफ़ी चीज़ों को जानने लगे। अब हम बात करते हैं असम में गैस रिसाव की। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक जो है कि मैप दिखाई दे रहा है। इसमें जो है कि एक मैप में एक आपको रेड कलर का पॉइंट दिखाई दे रहा है और ये है असम का तिनसुकिया जिला। तो असम का ये जो तिनसुकिया ये जिला है, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी पर पूरा ये जो पूरी खबर है केंद्रित है। सबसे पहले एक शब्द समझिए, वो है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस क्या होता है, जीवाश्म आधारित ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। जैसे हम यूज करते हैं क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम जो है कि और जो है डीजल,
ठीक इसी तरह से प्राकृतिक गैस भी क्या होता है, यह जीवाश्म आधारित ऊर्जा का स्रोत होता है। और यह इस प्राकृतिक गैस में सबसे महत्वपूर्ण होता है वह होता है मीथेन। और यही मीथेन जब जलता है तो इससे क्या होता है, ऊर्जा मिलती है। इसमें बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प के कण भी पाए जाते हैं, इनका भी मिश्रण इसमें पाया जाता है। तो यह पूरी जो खबर है यह क्या है, गैस से ही संबंधित है। अब देखिए जब प्राकृतिक गैस क्या होते हैं, बड़े बड़े चट्टानों के बीच जो रिक्त स्थान है जब उनमें पाया जाता है तो इसे परंपरागत प्राकृतिक गैस के नाम से जाना जाता है। और जब ये छोटे छोटे चट्टानी भागों में और अवसादी चट्टानों में मिलते हैं तो इसको शैल गैस के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए, शैल का मतलब भी हो क्या होता है, चट्टान। तो जब चट्टानों के बीच की परतों में जब ये मिलते हैं तो शैल गैस में मिलते हैं। लेकिन जब क्या होता है, जमीन के अंदर बड़ी मात्रा में, बड़े क्षेत्र में जब ये मिलते हैं तो इनको परंपरागत प्राकृतिक गैस। दोनों में देखिए अंतर कुछ नहीं, जमीन के अंदर से दोनों मिल रहा है। एक बहुत बड़े क्षेत्र में चट्टानों के नीचे जब मिल रहा है चट्टान। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, चट्टान का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप बहुत कड़ा वाला पत्थर तोड़ें। हर मुलायम चीज से लेकर कठोर चीज चट्टान में क्या की जाती है, गिनती की जाती है। तो इसमें दोनों चीजें शामिल है। तो कुल मिलाकर परंपरागत जो प्राकृतिक गैस है जब बड़े क्षेत्र में जमीन के नीचे पाई जाती है तो उसको बोला जाता है। और जब ये कहीं छोटे छोटे कोई चट्टान है और सीमित रूप में वहां पर जो है कि चट्टानों के बीच में और जो है कि अगर गैस मिल रही है तो इसको क्या बोला जाता है, आपका यह जो है कि शैल गैस के नाम से जाना जाता है। और जब आपने कोयले की परतों में भी सुना होगा कि यह मिलते हैं, तो कोयले के भंडार, कोयले की परतों के साथ जब ये मिलते हैं तो इनको कोल बेड मीथेन के नाम से जाना जाता है। और देखिए मैंने पहले ही बताया था मीथेन किसका जो है कि हम कंपोनेंट मुख्य रूप से मार रहे हैं, प्राकृतिक गैस का। अब देखिए प्राकृतिक गैस जो पाई जाती है सामान्यतः यह पाई जाती है टर्सरी युग की चट्टानों में। टर्सरी युग की चट्टानों का मतलब वह चट्टानें हैं जो अभी थोड़ी सी नवीन है, बहुत पुरानी चट्टानें ये नहीं माना जाता। आपको पता है 3 प्रकार की आप चट्टानों को समझते हैं, जैसे कि आपको पता है आग्नेय चट्टान है, रूपांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान। तो जो टर्सरी युग की चट्टानें हैं, नवीन चट्टानें हैं। और नवीन चट्टानों के नीचे क्या हुआ था, कोई जंगल, जमीन वाला, पानी वाला क्षेत्र था, वह नीचे दब गया। और दबने से जब अपघटन होने से क्या होता है, लंबे समय से इनका जब अपघटन होता है तो इसका क्या होता है, निर्माण होता है। और इन्हीं को हम बाहर निकालते हैं तो इसी से क्या होती है, हमें ऊर्जा मिलती हो। इसी गैस को हम क्या करते हैं, प्राकृतिक गैस के रूप में जानते हैं। असम, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान और गुजरात, इसमें से थोड़ा सा आप छोड़ दीजिए, गुजरात को छोड़ दीजिए, राजस्थान को छोड़ दीजिए और बाकी असम को देखिए। तो असम को जैसे ही आप इमेजिन करते हैं तो आपको क्या पता है, इसमें ब्रह्मपुत्रा नदी का बेसिन वाला क्षेत्र, एक दलदली क्षेत्र आपको दिखाई देगा। तमिलनाडु का कोस्टल एरिया, ओडिशा का कोस्टल एरिया, आंध्रा का कोस्टल एरिया और त्रिपुरा का जो पास वाला क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में आपको पता चलेगा नवीन चट्टानें हैं। और इन नवीन चट्टानों के नीचे बड़ी मात्रा में क्या किया जाता है, पाया जाता है जो है कि प्राकृतिक गैस। इसके अलावा आपने सुना होगा राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भी ये पाई जाती हैं। तो अभी जो मेन जो घटनाक्रम है वो असम से जुड़ा है, लेकिन ये जानकारी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। असम जो है कि तेल का प्रारंभिक उत्पादक राज्य रहा है और 1956 तक तो असम का जो डिगबोई जो क्षेत्र था वो तेल का उत्पादन एक एकमात्र क्षेत्र था। और इसी के साथ साथ प्राकृतिक गैस के उत्पादन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, असम इंपॉर्टेंट है। असम के तिनसुकिया जिले के बेंगजान में एक गैस के उत्पादन का एक क्षेत्र है। असम का तिनसुकिया जो क्षेत्र है उसका एक बेंगजान गैस उत्पादन क्षेत्र है। वहां पे कई जो है कि गैस के कुएं हैं। उन्हीं में कुआं नंबर जो 5 है वहां पर 27 मई को जो है कि रिसाव की घटना होने लगी। और रिसाव के बाद जो है कि इसमें आग भी लग गई है। और जब आग लग गई है तो यह आग फैलती जा रही है और इसके वजह से वहां पे कुछ लोगों की मृत्यु की भी सूचना आई। स्टार्टिंग में तो लोगों को वहां से हटाया गया, लेकिन इस समय क्या है, जो लोग आग को रोकने का प्रयास कर रहे हैं वही इसकी चपेट में आ जा रहे हैं। इस कुएं का जो विकास किया गया था वर्ष 2006 में OIL अर्थात ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर लगभग 4000, अगर एग्जैक्ट देखें तो 3800 समथिंग कुछ है, लेकिन लगभग 4000 मीटर की गहराई से प्रतिदिन यहाँ पर 80,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन होता था। लेकिन अभी हाल के ही समय में यहाँ पर क्या किया गया था, 10,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे जो है कि उत्पादन की क्षमता क्या कर दी गई थी, बढ़ा दी गई थी। अर्थात 80,000 से 90,000 में कन्वर्ट हो गया था। अब देखिए क्या हुआ था, उत्पादन बढ़ा था और उत्पादन के साथ ही साथ
जब भी आप उत्पादन बढ़ाते हैं तो आपको इसके रख रखाव उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ों को और भी क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। तो देखिए हो क्या रहा था कि यह जो कुआं था, इसमें पहले हमने उत्पादन बढ़ाया, फिर हमने सोचा कि अब इसकी थोड़ी सी सर्विसिंग कर लेते हैं। अर्थात सर्विसिंग करने का मतलब है थोड़ा सा परीक्षण कर लेते हैं कि क्या सभी कुछ तो ठीक है कि नहीं, और साथ ही साथ कि कितना और नीचे से हम कितना और जो है कि गैस निकाल सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें चल रही थी। अभी एग्जैक्ट क्या हुआ था ये तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन हाँ इसमें कहीं ना कहीं यही है कि आने वाले समय में कितना और हम उत्पादन कर सकते हैं, इसकी बात उठ रही थी। अब देखिए गैस क्या है, गैस को इस रूप में समझिए कि जब भी गैस कहीं से निकलेगी तो काफ़ी प्रेशर के साथ निकलेगी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि आप घर में खाना बनाते हैं, उसमें दाल वगैरह कुछ भी रखते हैं, तो उससे जब गैस बनती है तो वही गैस तो क्या होती है, बाहर निकलती है। तो उसमें आपने देखा क्या है, एक सेफ्टी वॉल्व लगा हुआ है, एक सीटी लगा हुआ है, जो गैस के प्रेशर को क्या करता है, निकलने देता है। ठीक इसी समय इसी तरह से इस गैस, ये जो कुआं था, यहाँ से जो गैस निकाला जा रहा था, तो यहाँ पर गैस तो क्या होता है, नीचे से जमीन से बहुत प्रेशर से निकलता है। तो कितना गैस निकलेगा, इसके लिए ब्लो आउट प्रिवेंटर लगाया जाता है। इसको ब्लो आउट प्रिवेंटर को इस रूप में समझिए, एक प्रकार का वॉल्व है जो कि क्या करता है, उसके प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो हुआ क्या, जब इसकी सर्विस हो रही थी तो यह जो आपका ब्लो आउट प्रिवेंटर था यह फेल हो गया, या मतलब इसकी जो इफिशिएंसी थी, जिस तरह से इसको काम करना था वह काम नहीं कर पाया, और उसके वजह से क्या हुआ, गैस बाहर आने लगा। जब गैस बाहर आने लगा तो इसको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक वह रुक नहीं पाया। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो यह प्राकृतिक कारणों से किसी तरह से गैस की रिसाव नहीं हुई है, यह मानवीय आपदा है। अर्थात इसको सही समय पर निरीक्षण नहीं किया, किस तरह से करना था इसको हमने नहीं देखा। अभी आपने को कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा दक्षिण भारत में गैस रिसाव की घटना हुई थी, उसमें भी मानवीय चूक थी, मानवीय आपदा थी। ठीक इसी प्रकार की घटना यहाँ पर भी हुई है। अर्थात तकनीकी कारण रख रखाव और निरीक्षण और समय समय पर किस तरह से स्पेशलाइज तरीके से किसी चीज को हैंडल करना है, यह इसको हमने नहीं देखा और इसकी वजह से घटना हुई है। और एक चीज और समझिए, पहली कोई घटना नहीं है, वर्ष 2005 में और जो है कि डिब्रूगढ़ में और 1970 के दशक में रुद्र सागर में इस प्रकार की घटना हो चुकी है। और जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो इनको तुरंत नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। होता क्या है कि गैस जो रिसाव होता है उसमें बहुत तेजी से, बहुत प्रेशर से गैस निकलता है, और ये प्रेशर से गैस निकलने की जो मात्रा है वह कैसे निर्भर करती है कि गैस किसी तरह से गैस को निकलने से रोकिए। जैसे आप एक चीज समझिए कि जब मैंने कुकर का एग्जांपल लिया तो उसमें क्या होता है कि जब से कोई गैस निकलती है तो तब तक निकलती रहती है जब तक कि अंदर का गैस क्या हो ना, समाप्त ना हो जाए। ठीक इसी तरह से ये जो गैस है बहुत प्रेशर से निकलती है और तब तक निकलती रहती है जब तक क्या हो जाए, प्रेशर कम ना हो जाए। और प्रेशर जब तक कम होगा तब तक बहुत बड़ी गैस बाहर आ चुकी होती है। अगर इस गैस में आग भी लग जाए तो चुनौतियां क्या हो जाती हैं, ज़्यादा कठिन हो जाती हैं, जैसा कि इस समय हो रहा है। और वर्तमान समय में यही हो रहा है। इसी कारण कहा जा रहा है कि लगभग 1 माह तक का इसमें समय लग सकता है जो गैस रिसाव हो रहा था इसको रोकने। अब गैस रिसाव को रोकने के लिए, इसके प्रेशर को कम करने के लिए पाइप के द्वारा जो है कि इसमें जो है कि पानी डालने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि गैस का कुआं है, जैसे दूसरे कोयले वगैरह का कुआं होता तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना आसान होता, गैस निकल रही है, लेकिन कई तरह के प्रयासों के बावजूद जो है कि इसको रोका नहीं जा सका। यहाँ के लोगों को निकाल कर राहत शिविरों में भेजा जा रहा है, लेकिन आग का दायरा उनके घरों तक पहुंच रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय लॉकडाउन है और आबादी अपने घरों में कैद है, और ऐसे समय पे ये जो घटनाएं हो रही हैं काफ़ी त्रास है। न सिर्फ आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, वायुमंडल में गैस जा रहा है, पानी में जो है कि गैस मिल रहा है। इसके वजह से कई प्रकार के जीव जंतु और लोगों को भी अनेक प्रकार की शारीरिक बीमारियां यहाँ पर आ रही हैं। अब यहाँ से आसपास के गाँवों के लोगों को हटा दिया गया है। सिंगापुर की अलर्ट डिजास्टर कंट्रोल ये जो है कि एक जो है कि सेक्शन है, एक यूनिट है, उसको बुलाया गया है कि वह विशेषज्ञ भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करें, लेकिन अभी भी स्थिति कंट्रोल के बाहर है। कारण यह है कि ये कंट्रोल के बाहर इस वजह से है क्योंकि गैस है और गैस की प्रकृति प्रेशर के साथ निकलती है, काफ़ी ज्वलनशील होती है, मिथन है, और इस तरह से ये क्या है, काफ़ी बड़ी त्रासदी के रूप में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर जो ये क्षेत्र है, जब गैस निकलने की सूचना है तो पता चला कि यहाँ पे जो रिवर डॉल्फिन होते हैं उनकी मृत्यु हो रही है, मछलियों की मृत्यु हो रही है। जब भैया पानी में रहने वाले जीव प्रभावित हो रहे हैं तो स्वाभाविक है यहीं पर पास में ही एक इंपॉर्टेंट वर्ड एरिया जिसको IBA के रूप में जाना जाता है, इंपॉर्टेंट वर्ड एरिया जिसका नाम है
मागुरी मातोपुंग वेटलैंड, वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि जैसे आपने देखा कोई तालाब है, तालाब के पर आपको पता है कि उसमें कई प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं उनको, और घासें पाई जाती हैं, इसलिए जो है कि पक्षी दूर दूर से आते हैं। तो यह जो आपका इंपॉर्टेंट वर्ड एरिया मागुरी मातोपुंग वेटलैंड है, ये भी प्रभावित हो रहा है और यहाँ पर भी जैव विविधता के नुकसान की सूचना आ रही है। ठीक इसी तरह से डिब्रू सेखावा राष्ट्रीय उद्यान जो पार्क है, उसकी भी कंडीशन जो है कि कंडीशन खराब होती जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि यह जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उन सभी घटनाओं में दो चीजें हो रही हैं, एक तो पर्यावरण को क्षति पहुंच रहा है, जैव विविधता को नुकसान हो और जनधन की हानि हो रही है। तो आने वाले समय में इस प्रकार की गैस रिसाव की कंडीशन ना है, इसके लिए जरूरी है कि जो मानवीय आपदाएं हैं इनको हम थोड़ा सा मजबूत तरीके से डील करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।